जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट में आज ये पार्ट 2 है गाइस। पार्ट 1 में हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, देन स्कोप एंड कैटेगरीज, जो टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैं उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई बटन पर मैं लिंक आपको दे दूंगी। सो हाय गाइस, दिस इज दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और जुडिशियल रिव्यू में का पार्ट 1 ज़रूर देखना, क्योंकि तभी आपको इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करती हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जुडिशियल रिव्यू को, कि जुडिशियल रिव्यू एक कोर्ट प्रोसीडिंग है या जुडिशियल मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है तीनों ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हैं ये एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे, राइट। इसके बाद हमने कैटेगरीज डिस्कस की थी जुडिशियल रिव्यू की, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का होता है जुडिशियल रिव्यू, then legislation of the parliament and state legislature, then administrative actions of the union government and state government। स्कोप में हमने डिस्कस किया था कि क्या देखा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, या जो अथॉरिटी डिसीजन ले रही है, राइट, वो उसके कॉम्पिटेंसी से बाहर तो नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ तो नहीं है कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन या लेजिस्लेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है, राइट। लेकिन जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कई सारे आर्टिकल्स हैं जिनके जो प्रोविजंस हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं, हाँ, जुडिशियल रिव्यू की मैकेनिज़म्स होनी चाहिए और जुडिशियल रिव्यू के मैकेनिज़्म को सपोर्ट करते हैं। तो आर्टिकल 13 आप मेंशन करोगे अपने एग्ज़ाम में जब जुडिशियल रिव्यू पे आंसर लिख रहे होगे, कि आर्टिकल 13 बात क्या करता है कि वो सारे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, वॉलेट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई लॉ बनाया गया है या कोई डिसीजन लिया गया एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? जुडिशरी को दी गई है। तो स्वाभाविक सी बात है जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास रहेगी? हमारे जुडिशरी के पास में। देन फर्दर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 बात करते हैं कि हम आम सिटीजन्स हैं ना, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो अगर इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो क्या होगा? हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे जा सकते हैं जस्टिस के लिए, और इसके लिए जो जुडिशरी है वेरियस काइंड्स की रिट इशू करती है। तो आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स का, तो उस लेजिस्लेशन का या एग्जीक्यूटिव एक्शंस का रिव्यू किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल 131 भी सपोर्ट करता है जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को, कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सेंटर, स्टेट एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट से रिगार्डिंग। तो फेडरल इक्विलिब्रियम या फेडरल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल में आता है। तो अगर जो हमारी पार्लियामेंट है या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं कुछ इस तरीके से होते हैं जो फेडरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में हैं, तो भी हमारी जुडिशरी उस पर एक्शन ले सकती है, राइट। इसके बाद से आर्टिकल 132 एंड 134 जो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एपिलेट ज्यूरिडिक्शन की, राइट। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन की अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स या मान लीजिए स्टेट के फेडरल प्रिंसिपल्स का वायलेशन होता है, ब्रेक किया जाता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के द्वारा, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में हम अपील दायर कर सकते हैं फॉर दिस,
राइट। इसके बाद से आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन, किसी भी लीगल मैटर पे ओपिनियन ले सकते हैं। ओके, देन इसी तरीके से आर्टिकल 245 बात करता है कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है लॉज की, जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है या लेजिस्लेचर बनाती है, तो वो उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। उसके लिए या तो वहाँ पे गवर्नर उसे परमिशन देगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे शेड्यूल 6 में जो हमारे स्टेट्स हैं, जो असम हो गया, हमारा मेघालय हो गया, राइट, त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ पर हमें स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है, अभी तो मान लीजिए यूटी बन गया, इसके पहले जब स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, तो कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती थी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होता था, राइट। इसी तरीके से आर्टिकल 246 बात करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं कि वो उनके सब्जेक्ट मैटर में आता है या नहीं आता है, राइट। अगर उनके सब्जेक्ट मैटर में नहीं आएगा तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ना भाई। कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट डिवीज़न है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट के सब्जेक्ट को उठाकर लॉ बना दे नॉर्मल कंडीशन में, तो वो तो सब्जेक्ट मैटर पार्लियामेंट के जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो सपोर्ट करता है जुडिशियल रिव्यू को। देन आर्टिकल 251 एंड 254 जो बात करते हैं कि अगर सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है, देन सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेंगे ओवर द स्टेट, राइट। तो अब जैसे कंकरेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल में, कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। बट इन केस फॉर एग्जांपल एजुकेशन, अब एजुकेशन हमारा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट ने अपना लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने अपना लॉ बनाया, फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो क्या हुआ कि जो स्टेट का लॉ है यहाँ पर एजुकेशन लॉ, वो इनकंसिस्टेंट है इस लॉ के साथ में जो हमारे पार्लियामेंट ने बनाया। तो यहाँ पर किसका लॉ सुप्रीम होगा, डोमिनेट होगा, जो पार्लियामेंट ने बनाया है, और स्टेट का वॉइड हो जाएगा, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। यहाँ पर किसका लॉ चलेगा, जो पार्लियामेंट ने बनाया। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल बात करता है 251 एंड 254। और ये सारे आर्टिकल्स जो ये प्रोविजंस हमने डिस्कस किए, कहीं ना कहीं पावर देते हैं जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू के लिए। और जुडिशियल रिव्यू हमने देखा था कि क्यों होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, सिंपल वर्ड में। तो इसे कहते हैं सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से सारी मशीनरी काम कर रही है कि नहीं, इसको मेंटेन रखना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लोगों को जस्टिस देना, ये किसकी जिम्मेदारी है, जुडिशरी के है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जुडिशरी को क्या करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को, लेजिस्लेचर के फंक्शन को, राइट। और उसके लिए कई सारी मैकेनिज़म्स हैं, जुडिशियल रिव्यू उनमें से एक मैकेनिज़्म है। गेटिंग इट, अभी समझ में आ गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको अपने एग्ज़ाम्स में लिखने हैं अगर जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आर्टिकल जब मैं भी इनिशियल डेज़ में पहली बार जुडिशियल रिव्यू पढ़ रही थी और एग्ज़ाम में पूछा गया था, सीरियसली मैंने आर्टिकल 13 के अलावा कोई आर्टिकल नहीं लिखा था, तो उसी हिसाब से मार्क्स भी मिले थे। पर नेक्स्ट टाइम जब एंट्रेंस में एक एग्ज़ाम्स मास्टर्स के एंट्रेंस में पूछा गया, तो मैंने ये सारे आर्टिकल्स लिखे थे, ऑलमोस्ट, नॉट सारे बट जितने मैं याद कर पाई थी, ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स मैंने मेंशन किए थे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल्स लिखे थे और सीरियसली मुझे कमाल के नंबर मिले थे, सीरियसली। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको ये आर्टिकल्स नहीं याद होते हैं तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि एक स्टिकी नोट्स जो होते हैं ना हमारे पास, कलरफुल नोट्स छोटे छोटे,
तो उस पर ये आर्टिकल्स लिख लो और उसका कीवर्ड लिख लो। जैसे आर्टिकल 13 इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, इतना याद कर लो। आर्टिकल 32 एंड 226 कि हम मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट। इस तरीके से आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कीवर्ड लिखकर अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लीजिए, आपको ये याद रहेगा। अब ये हमारे आंसर लिखने के लिए भी ज़रूरी है, कल को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठोगे तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं ये आर्टिकल्स, तो वहाँ पर भी याद रहेंगे आपको। तो अब आपको ये समझ में आया कि जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, और आपको ये भी पता चला होगा कि हमें इन आर्टिकल्स को याद कैसे करना है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ कोशिश करिएगा, अगर हो सके तो प्लीज़ अपने इस नोट का फ़ोटो भी मुझे शेयर करना कि मैम हमने देखो ये स्टिकी नोट्स पे लिखकर हमने स्टडी टेबल पे लगाया है। आपकी जब बार बार नज़र इनमें जाएगी ना, तो आपको ये याद हो जाएंगे, बहुत आसान लगेंगे। बट याद आपको करना है एनी हाउ, जो भी मैकेनिज़्म आपके लिए काम करती है इसको याद रखने के लिए, वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारे आर्टिकल्स अपने आंसर में मेंशन करना, आपके आंसर की वैल्यू एडिशन होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। सो ये था आज का डिस्कशन। होप सो कि आपने आज की लर्निंग एंजॉय करी है और आपको समझ में आया है। कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर देना गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यस, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे कि नया वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको इस तरीके का कंटेंट और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी अपने चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।